हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग, क्या हालचाल, कैसे हो? सब बढ़िया हो? तो आज हम करने वाले संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हम आपको इस वीडियो में 50 संस्कृत का क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप संस्कृत को ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी कितनी है आप इस वीडियो से जान सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से 50 में से 50 बना दिया तो भी लगता है कि हाँ, आपने तैयारी बेस्ट की है। तो चलिए देखते हूँ आपकी तैयारी कहाँ तक है, कितनी आपने तैयारी कर रखी है। आज इस तैयारी को जांचने का वक्त है, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है, ठीक है ना? मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है। तब लास्ट में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने 50 में कितना सही बनाया। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। चलिए, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। मैं एक बार पेन को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, आपका यहाँ पर पहला सवाल दिख रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या श्वेतरोपनिषद, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंडकोप, है ना? मुंडकोपनिषद होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है। समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम रूप छोड़कर जो है वो समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मंडलम कहाँ से संकलित है? यानी कि मंगलम जो है वो कहाँ से लिया गया है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से? ओके, तो अगर आप इसका आंसर देंगे तो क्या होगा? इसका राइट देखिए आंसर होगा उपनिषद से मंगलम लिया गया। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया मंगलम। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण या गुरुड़ पुराण? ओके, तो इसका जो सटीक आंसर आप क्या करेंगे? वेरी गुड, आंसर होगा विष्णु पुराण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत किससे सदा सेवित है? किससे सदा सेवित है? भारत जो है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, सभी से। तो भारत में सभी कुछ है, यानी कि भारत में नगर, सागर, पर्वत, A to Z, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? यानी कि भारत में अनेक धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं। एकत्व होकर या वैमनस्य होकर या शत्रुत्व होकर या कपट होकर। तो भारत में अनेक धर्म के लोग, जाति के लोग हैं, लेकिन सब लोग एकत्र होकर मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अगर आप जो लोग चाहते कि हम उन्नति हो तो हमको कितने प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6, 7, 5, 8 आंसर होगा 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। चलिए, विनय किसका नाश करता है? बहुत अच्छा सवाल है। विनय किसका नाश करता है? कीर्ति की, आचरण का, धर्म का या आकृति का? तो विनय किसका नाश करता है? याद करिएगा सवाल को, ऑप्शन डी हो जाएगा। विनय जो आकृति का नाश करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। रूप की रक्षा किससे होती है? तो देखिए, रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मृर्जया से या वृत्ति से? रूप की रक्षा किससे होती है? तो बोलेंगे रूप की रक्षा मृर्जया से होती है। किससे होती है? रूप की रक्षा मृर्जया से होती है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विदु नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदु नीति जो है वो किस ग्रंथ का अंश है? किस ग्रंथ से लिया गया, मतलब किस ग्रंथ का अंश है विदु नीति? रामायण, महाभारत, उपनिषद या वेद? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत से मतलब विदु नीति लिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम जो है किस किताब से, किस पाठ से, किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से, रामायण से, रघुवंश महाकाव्य से या उत्तर रामचरित्रम से? ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा रामायण से लिया गया है मंदाकिनी वर्णम, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सरयू? तो मंदाकिनी जो ये चैप्टर है आपका, मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है, इसमें जो है गंगा नदी को जो है मतलब वर्णन किया, गंगा नदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अलसशाला में आग किसने लगाई, यानी कि जो क्या बोलते हैं जो आलसी लोग थे उनको आग किसने लगाई, किसने दिया? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने या विद्यापति ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री, अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के कवि कौन है? बहुत फेमस कवि है, राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त या कालिदास? मैथिली भाषा के जो कवि है विद्यापति। कौन कवि है? विद्यापति जो है मैथिली भाषा के कवि है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? कीर्ति लता, पत्रावली, पुरुष परीक्षा या कृति पताका? ओके, तो इसका आंसर होगा पुरुष परीक्षा से ये चैप्टर लिया गया है। अलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है, अब तक आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। तो अगर आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा और आपको अगर थोड़ा सा मेरी हेल्प अगर मिल रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा प्यार से, ठीक है ना। भीखन टोला गाँव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में, बंगाल में। तो भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। सवाल है भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला जो गांव है उसको देखने कौन आया था? तो एक करमवीर करके यहाँ पे कोई है ना जो इसको मतलब अच्छा काम करता है, प्रशासन, अध्यापक, नेता या साधु? तो भीखन टोला जो गाँव देखने आया था कौन? अध्यापक, टीचर्स लोग जो है भीखन टोला को देखने के लिए आया था। नेक्स्ट है प्रशासन जो है, प्रशासन ने भीखन टोला से एक कोस दूर, कितना कोस दूर? एक कोस दूर। अब यही सवाल आपका बन जाएगा डीपली सवाल कि कितने कोस दूर जो है भीखन टोला में प्राथमिक विद्यालय बनाया था? तो बोलेंगे एक कोस दूर जो है ना प्राथमिक विद्यालय बनाया था। ओके, तो भीखन टोला से एक कोस दूर की पर जो है स्थापित किया था प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल। ठीक है, दान किसको देना चाहिए? बोलता है दान किसको देना चाहिए जी? तो दान उसको देना चाहिए जो दरिद्र हो। कौन? जो दरिद्र है कि भिखारी जो एकदम गरीब हो, दरिद्र को बोला गया दान देने के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था, चांदी का कंगन था, तांबे का कंगन था या लकड़ी का कंगन था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हितोपदेश। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, रामायण पंडित, दंडी या वान भट्ट? ओके, तो हितोपदेश के बारे में बोला जा रहा कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो बोलेंगे रामायण पंडित जो है हितोपदेश के रचनाकार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? बड़ा अच्छा सवाल है कि इंद्र जो है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष मतलब कर्ण के सामने प्रकट हुआ? इंद्र साधु, याचक, दाता, कथन या ब्राह्मण? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। ओके, ब्राह्मण के रूप में जो है इंद्र जो है प्रकट हुआ वो कर्ण के समक्ष यानी कि सामने। दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? ओके, कर्ण था या इंद्र था या कृष्ण था या यानी कि दानवीर जो दान देता था ना, जो दान देता उसको बोला गया दानवीर। तो दानवीर कौन था? कर्ण जो है दानवीर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कर्णस्य दानवीरता जो है चैप्टर है किस ग्रंथ से संकलित है? ये चैप्टर जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णभार से, वासवदत्ता से, प्रतिभा नाटक से या मृच्छकटिक से? तो ये तो देखिए इसका आंसर इसी वर्ड में छुपा हुआ है। कर्णस्य दानवीरता जो है कर्णभार से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? आयुर्वेद शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कृषि विज्ञान? बोलिए। तो चरक और सुश्रुत ने हाँ किसका किया था? तो बोलेंगे आयुर्वेद शास्त्र का जो है वो प्रवर्तन किया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद, कपिल, गौतम या जैमिनी? तो इसका हो जाएगा गौतम। ओके, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे? तो बोलेंगे गौतम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, विरहत संहिता या मंत्र संहिता? ओके, तो वराहमिहिर ने जो लिखा है क्या लिखा? विरहत संहिता, यानी कि इसके जो है लेखक है। विरहत संहिता के लिखने वाले कौन है? वराहमिहिर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्राचार्य वही बोला गया। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? गौतम, पतंजलि, कपिल या कनाद? तो सांख्य दर्शन का हो जाएगा कपिल। ओके, कौन हो जाएगा? सांख्य दर्शन का हो जाएगा कपिल हो जाएगा इसका प्रवर्तक।
नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है, हाँ वो जो है किसका, सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों का पहला गुरु बोला गया है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, मिर्च कटिकम होना चाहिए, है ना, कूटनीतम। ओके, तो दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की थी? बोलेंगे कूटनीतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो पटना आया था किसके समय में? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, या अंग्रेज के समय में? तो बोलेंगे जो मेगास्थनीज आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज आया था, अपना हिंदुस्तान भारत घूमने के लिए आया था। ठीक है ना। इन्होंने किताब भी लिखा, इंडिका नाम का किताब लिखा, ये भी आपको याद रखना है। विजयांका का समय क्या है? विजयांका का समय 8वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी, 4वीं सदी। तो विजयांका का समय रहा है 8वीं सदी। इसको याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान से निकल जाता है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया है? तो बोलेंगे 24 महिला का वर्णन किया गया ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कालिदास, महर्षि व्यास, भवभूति या भास? ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? भास। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? बहुत अच्छा ये चैप्टर है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर, राजनगर, तिरुविदांकुर, हस्तिनापुर। तो क्या जाएगा? विजयनगर के राजा थे अच्युत राय। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है भाई, सवाल पूछा एग्जाम में। भारतीय संस्कृति में 12, 14, 16, 11। तो भारतीय संस्कृति में 16 जो है संस्कार होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, वागदान, सिंदूरदान, कन्यादान। तो देखिए कन्यादान, सिंदूरदान ये सब जो है विवाह संस्कार में आएगा। गोदान जो है विवाह संस्कार में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोला गया है कि भारतीय विजय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय विजय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, संस्कार या कर्णस्य व्यवस्था? ओके, तो हाँ, अगर आप इसको देखें ध्यान से, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या रहेगा? संस्कार। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? मतलब उनके लिए बहुत अच्छा पर्व माना जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए कौन सा पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी या शिवरात्रि? तो क्या हो जाएगा? शिवरात्रि, यानी कि शिव के भक्त थे स्वामी दयानंद। नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये बात याद करना, स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक, एकल, संयुक्त या कर्मकांडी? तो कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। इसको भी याद करना। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, है ना। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? तो बोलेंगे आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, ये होमवर्क रहेगा आपका कि आर्य समाज की स्थापना कब किए थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इतना भी कमेंट कीजिएगा लास्ट टाइम कि आपने कितना सही बनाया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी परमानंद। तो देखिए इस चैप्टर में आपके संस्कृत में क्लास 10th में स्वामी विरजानंद का चैप्टर नहीं है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का चैप्टर नहीं है, विवेकानंद का नहीं, स्वामी दयानंद का है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन को छाड़ सकते हैं अपने अनुमान से। ठीक है ना। स्वामी दयानंद ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश। शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता दुश्मनी कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार, अहिंसा? बिल्कुल, जब आपके अंदर, इंसान के अंदर जब स्वार्थ आ जाता है, सेल्फिश आ जाता है ना, तब जाके दुश्मनी पैदा हो जाता है। तो स्वार्थ ही जो है दुश्मनी को फैलाता है, शत्रुता। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति महासागर, अटलांटिक महासागर? तो बोलेंगे अशांति महासागर। यानी कि संसार में अभी जो है महासागर के रूप में तुलना किया गया है। तो संसार अभी अशांति, देखते हैं हर जगह लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद वगैरह संसार में होते रहता है। वास्तव में अशांति के कितने कारण होते हैं? 2, 3, 1, 4।
ओके, तो बताया गया किताब में कि अशांति के जो है 2 कारण होते हैं। ओके, 2 कारण होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरुगिरी में, पितृगृह में, राजभवन में या मातृक में? ओके, चलिए तो देखिए, केशांत संस्कार होगा गुरुगिरी में, यानी कि गुरु के घर में, ठीक है ना, टीचर के घर में, गुरुगिरी में। बढ़ते हैं, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। अगर प्राचीन के बारे में लोग जाने कि लोग कैसे हैं, लोग कैसे रहते थे, प्राचीन संस्कृति के बारे में अगर जानना है तो उनका संस्कार देखना पड़ेगा। तो जो लोग का संस्कार अच्छा होता है तो माना जाता है कि प्राचीन संस्कृति को फॉलो करते आ रहा। जो हमारे भारत की जो संस्कृति है पुरानी, तो बहुत लोग फॉलो करते हैं। वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका बहुत फेमस है, मिथिला कुमारी मिश्र। कौन है? मिथिला कुमारी मिश्र जो है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मानी जाती है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो आपको मालूम होता है समाज की गाड़ी चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों होना चाहिए शामिल में, यानी कि स्त्री पुरुष मिलकर के समाज चल सकता है, केवल स्त्री से समाज नहीं चल सकता है, या केवल पुरुष से समाज नहीं चल सकता है, दोनों को यहाँ पे शामिल होना जरूरी है। किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? तो बोलते हैं क्रिया के बिना ज्ञान भार है। तो यहाँ पर मैंने 50 सवाल आपसे करवा लिया है। अब आपको होमवर्क ये बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था ना, ये मैंने पूछा था ना, आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी, ये आपको बताना है इसका आंसर। चलिए, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास अगर पढ़ना है तो हमारा न्यू बैच चल रहा है, रफ्तार बैच। किसी के पास रफ्तार बैच, ठीक है ना, जो कि 2025 के लिए नया कोर्स लॉन्च हो गया है। उसके लिए आप चाहते हैं कि मैं प्राइवेट पढूं, मतलब सेपरेट सर से पढूं, तो आपको ऐप में आना पड़ेगा। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पर से आप जो है, इसका प्राइस अभी 399 है, लेकिन जो है 28 फरवरी तक है, फिर इसका प्राइस बढ़ेगा। तो अगर जो बच्चे मेरी वीडियो 28 फरवरी के बाद देख रहे हैं तो फिर आप ये नहीं बोले सर प्राइस तो कम था। 28 फरवरी के बाद इसका दाम 28 फरवरी 2025 के बाद इसका दाम बढ़ेगा। तो अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो, या आपके कोई भाई बहन कोई होगा तो ऑल चैप्टर, ऑल सब्जेक्ट कराना है अच्छी तरीके से, तो पढ़ाई करा सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे हर एक चीज़ भरा हुआ, हर एक कंटेंट भरा हुआ, लेकिन यूट्यूब पे कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। हम जाते हैं पढ़ने के लिए, घुस जाते हैं कॉमेडी में, घुस जाते हैं मूवी वीडियो में, सॉन्ग देखने लगते हैं, न्यूज़ देखने लगते हैं, तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट होता है। ऐसे में आपका बहुत कीमती समय जो है बेकार चला जाता है। तो आप अपनी कीमती समय बचाने के लिए अगर अपना ध्यान इस एप्लीकेशन पे रखोगे तो मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो पाएगी। अगर आप कोचिंग नहीं भी जाएंगे ना, तो आप इस ऐप के माध्यम से ओनली 399 रुपये पूरा साल भर एग्जाम तक आपको साथ रहेगा, 1 रुपया फिर नहीं लगेगा उसके बाद, ठीक है। तो आपको हर कुछ मिलेगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, A to Z टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देने को मिलेगा। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो बच्चे चाहते हैं जुड़ने के लिए जुड़ जाइएगा, या तो अगर चाहते हैं जुड़वाने के लिए तो जुड़वा दीजिएगा। इसी नंबर पे आपको कॉल करना है, लिख देता हूँ 82 10 42 32 00, ये हमारा मोबाइल नंबर है, और ऐप का लिंक हम डाल देता हूँ। वैसे आपको अगर मेरा व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया लिंक, वहाँ पे जाके हमारा व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। और आपको वीडियो चाहिए संस्कृत का तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।